हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो पेपर है साइंस की उसे हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आपको चैनल पे जाके मिल जाएगा। वीडियो लिस्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, वो लाल को नीला कर रहा है, तो इस विलियन का पीएच मान क्या होगा? अगर लाल को नीला कर रहा है यानी कि वो क्या है बच्चों? वो है क्षार। और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 7 से ज़्यादा होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो फोर्थ है 10, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaOCl2 होता है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ पे होती है? तो ये क्रिया होती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण को सुरक्षा प्रदान करती है? ठीक है, तो वो करती है ओजोन। कौन? ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3। आगे आते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? देखिए, जब द्विविस्थापन मतलब अदला बदली होती है। ठीक है, देखिए उदाहरण बोला है तो जब सोडियम सल्फेट के विलयन में, ये हमारा सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और ये हमारा क्या है? बेरियम क्लोराइड है। सिर्फ उदाहरण बोला है, तो ये क्या करेगा? बेरियम और सल्फेट आपस में, और उसके बाद यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से सोडियम आपस में एक यौगिक बना लेंगे। ठीक है, उसके साथ और एक उदाहरण ये भी है। आपसे सिर्फ उदाहरण पूछा था तो ये रिएक्शन देना है। कह रहे हैं एक उदाहरण दीजिए। मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए, आपको जो आसान लगे एग्जाम में लिखें। और ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है ना, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का है ही है, साथ ही साथ ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। क्योंकि ये जो BaSO4 है ना, ये एक अवक्षेप है, सफ़ेद अवक्षेप। BaSO4 का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो हमें दिया है वक्रता त्रिज्या R बराबर 25 सेंटीमीटर और हमें फोकस दूरी निकालनी। F बराबर क्या होता है? R/2, यानी कि 25/2, 2 से काटोगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5 सेंटीमीटर होगी। कह रहे हैं गर्भ निरोधन की किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखो। तो एक हो जाएगा कॉन्डोम। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉन्डोम। और एक हो जाएगा कॉपर टी। कॉपर टी, सिंपल। अगला क्वेश्चन है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर चुंबकीय रेखाएं एक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका मतलब ये है कि उस बिंदु पर वो 2 दिशा को दिखा रहा है, जो कि असंभव है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे 2 दिशा हो सकती है क्या? नहीं, कभी नहीं। देखिए आप लिखोगे चुंबकीय जो सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं। ठीक है, जो कि संभव नहीं है, ये लिख दो। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों का एक एक उदाहरण देना है आपको। तो जो जैव निम्नीकरण होता है क्या? जो आसानी से, जिनका जो आसानी से सड़ गल जाते हैं, और जो अजैव निम्नीकरण है जो सड़ते गलते नहीं है, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे घरेलू कचरा, रुई पट्टी, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, ये सब। और वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है उन्हें हम अजीव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सीरीज, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CuSO4। ठीक है, ½ H2O, और जैसे इसमें पानी मिला दोगे, ठीक है, पानी मिला दिया मैंने 1.5 मोल पानी का, तो ये क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा, CaSO4.2H2। जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम पानी मिलाते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखो यहाँ Fe3 है, यहाँ Fe1 है, तो 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए इसमें भी 4 से हमें गुणा करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर सोडियम 1 है और यहाँ सोडियम 2 है, सोडियम को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। कर दिया गुणा, सोडियम तो 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया इधर से, और हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, और ये 2 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा किया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया यहाँ पे 2, और ये 4 6। देखो ये 4 और ये 2 6 हो गया संतुलित। ठीक, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं स्वपरागण और पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ लिख लिया। देखो बच्चों, एक ही पुष्प या एक ही पौधे के 2 पुष्पों के बीच होता है स्वपरागण। ये 2 अलग अलग पौधों पर लगे फूलों के बीच होता है पर परागण। किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती स्वपरागण में, और पर परागण पराग कणों के दूसरे फूल पर पहुंचने के लिए वायु, जल, कीट या जंतु की आवश्यकता होती है। सेल्फ पर स्वपरागण में क्या होता है, इसके लिए एक पुष्प के पुमंग या जायंग एक साथ परिपक्व होते हैं, और एक ही पुष्प के पुमंग व जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं ताकि स्वपरागण ना हो सके। स्वपरागण वाले पुष्प छोटे होते हैं, कम आकर्षित होते हैं और इनमें मकरकंद नहीं होता, जबकि पर परागण वाले पुष्प चटकीले रंग के होते हैं और उनमें मकरकंद होता है। ठीक है, देखिए ये खुद ही के खुद में हो रहा है, ये हो रहा है स्वपरागण, और एक इसका अगर इसमें आ रहा है तो ये हो रहा है पर परागण। ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अब देखो, जो हमारे मुंह में लार होता है, बात कर, लार के पाचन कार्यों में शामिल है, जो भोजन को गीला करता है, भोजन की लुगदी बनाता है और निगलने में भी आसानी होती है ताकि आसानी से तुम निगल सको। लार में एंजाइम एमिलेस होता है, ठीक है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, पाचन क्रिया जो है ना मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। तो वो है जाइलम। जल बोला है ना, तो जाइलम। अमीबा में द्विखंडन को चित्र द्वारा समझाइए। देखिए ये अमीबा है, इसमें द्विखंडन हो रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा। देखो ये पहले है, इस चित्र के द्वारा समझाना है। ये एक था, 2 टुकड़ों में बट के अलग अलग हो गए। देखो ये पहले एक था, फिर ये फैल गया और इसने अलग अलग केंद्रक बना के अलग अलग जन संतति बना ली। तो ये चित्र द्वारा आपको दिखा देना है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर साल एग्जाम में आ जाता है न्यूमेरिकल्स में। कह रहे हैं 2 विद्युत बल्ब, एक बल्ब ये वाला है जिसका शक्ति 60 वाट है और वोल्टेज 240 है। दूसरा बल्ब है जिसकी शक्ति 40 वाट का है और वोल्टेज आपका इतना है। इसका किसका प्रतिरोध अधिक होगा, ये आपको बताना है। तो देखो किसका प्रतिरोध अधिक होगा, ये पहला वाला बल्ब है तो इसकी शक्ति P1 है और इसकी वोल्टेज V1 है। दूसरा वाला बल्ब की शक्ति P2 है और वोल्टेज V2 है। ठीक है, आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, V²/R। चूँकि P बराबर क्या होता है, V²/R। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे प्रथम बल्ब के लिए, प्रथम बल्ब के लिए, प्रथम बल्ब के लिए R1 क्या हो जाएगा, V²/P1। तो V का मान क्या है, 240, 240 गुना 240 बट्टे P का मान क्या है, 60। 0 से 0 कटेगा, 6 चक्कू 24, तो 4 चक्कू 16 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 और 1 9, पीछे से 0, 960। अब इसका मात्रक क्या होता है, ओम। अब आ जाओ द्वितीय बल्ब के लिए, द्वितीय बल्ब के लिए, द्वितीय बल्ब के लिए क्या होता है, R2 बराबर क्या होता है, V²/P2। तो V वही है 240 दूसरे के लिए भी, और P का मान क्या है हमारे पास 40 है, तो 0 से 0 काटो। ठीक है, और 4 छंग 24, तो
6 चौको 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 25 0। तो अब आप देखो किसका ज़्यादा है, R2 का जो प्रतिरोध है वो R1 की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, ये 1440 है और ये 960 है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ जाओ, हर साल एग्जाम में आता है ओम का नियम क्या है। तो ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि V समानुपाती क्या होता है, I। समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, R लग जाएगा। V बराबर क्या होता है, IR। और R यहाँ पर एक स्थिरांक है। R बराबर क्या होता है, एक स्थिरांक, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। R को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये आपको पूरा लिख देना है। अगला क्वेश्चन बोला है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अगर हाथ की 3 उंगली, ये हमारा क्या होता, ये हमारा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो अंगूठा होता है चालक की गति को दिखाता है, ये जो हमारा तर्जनी होता है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और हमारा ये जो मध्यमा होता है ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। ये आपको लिख देना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार में। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है, 2 नियम होते हैं। एक तो है स्नेल का नियम। जब देखो ये चित्र बनाना है, आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपतन कोण की ज्या जो होती है साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या जो साइन आर होता है, उसका अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बट्टे साइन आर एक नेतांक होता है। ये तो पहला नियम है। उसके बाद दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है। ठीक है, इतना लिख देना कॉपी में, आराम से बन जाएगा। हो गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं हमें वन्य एवं जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए, कोई 2 कारण लिखिए। देखो बहुत सी चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं। देखो एक तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए, और दूसरा कारण है मानव हित के लिए। इसको अपने शब्दों में बना के तुम लिख सकते हो। वन और वन्य जीवन में अनगिनत प्रकार के पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी पृथ्वी की जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विविधता का हमारे पर्यावरण में संतुलन, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रतिरक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वनों के संरक्षण से प्राकृतिक परिस्थितियों को संतुलित रखने में मदद मिलती है, जो हमारे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। मानव हित के लिए वन और वन्य जीव हमारे लिए विभिन्न तरीकों से उपयोगी हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जल संचयन, वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध सुरक्षा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के साथ साथ बहुत सी चीज़ें मिलती है। बहुत सी औषधि वगैरह यहीं पे मिलते हैं हमें, इसलिए इनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों 16, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सिलेबस से हटा दिया गया, और ये क्वेश्चन भी सिलेबस से हटा दिया गया, इसे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मीथेन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना के दिखाइए। देखो सहसंयोजी क्या होता है, समान की साझेदारी, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की परस्पर साझेदारी द्वारा जो बंध का निर्माण होता है ना, उसे हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध को उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, जैसे मीथेन बोला ना, मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, पहली कक्षा में 2, बारहवीं में 4, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, एक कार्बन है और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन है। हमें बस बाहरी कक्षक से मतलब होता है। ठीक है, इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के 4 है बाहर, तो ये एक की साझेदारी करेगा। 4 से 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, एक 8 हो गया, इसके भी अष्टक पूर्ण हो गए, और हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, हाइड्रोजन हीलियम बन गया। ठीक है, तो ये आराम से बन गया। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होता है। ठीक है, आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है, वो आपको बताना है। तो देखो जो बच्चों आयनिक यौगिक में आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। इसी आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
और इसी कारण आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है। कह रहे हैं एक ऐसे अधातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। वो है ब्रोमीन। वो क्या है? ब्रोमीन। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो देखो बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं। अर्थात ये अम्ल और क्षार दोनों में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑक्साइडों को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका एक फेमस उदाहरण है एक Al2O3। ये इसका फेमस उदाहरण आप लिख सकते हो। जिंक, एल्यूमिनियम, कांच ऑक्साइड इसके क्या होते हैं? ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। कह रहे हैं अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? ठीक है, सो देखो बहुत से फायदे होते हैं। लैंगिक जनन निम्नलिखित कारणों से अलैंगिक जनन से अच्छा है। देखो, लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन लैंगिक जनन होता है। चूंकि ये दो भिन्न प्राणियों से होता है, इसीलिए संतान विशेषताओं की विविधता को प्रकट करता है। ठीक है, विभिन्नता के बनने के साथ नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। इससे स्पीसीज के उद्भव में सहायता मिलती है और इसीलिए यह विकास के लिए आवश्यक है। ये आप लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या बोला है? मानव उत्सर्जन तंत्र का साफ व स्वच्छ चित्र बनाइए। इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए कि किडनी कहाँ है, मूत्रवाहिनी कहाँ है, मूत्राशय कहाँ है। ठीक है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये दिखाना है। ये हमारा वृक्क है। ठीक है, ये हमारा वृक्क है। तो ये हमारा मूत्र मार्ग है। ये तो ये वाला चित्र आपको बनाना है। या फिर आपको क्या बनाना है? हार्ट का चित्र बनाना है। मानव हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए और इसमें दिखाइए कि महाधमनी कहाँ है, दाया आलिंद कहाँ है, बाया निलय कहाँ है। ये चित्र आपको बनानी है। ठीक है, ये हमारा महाशिरा है। ये क्या होता है? ये महाधमनी है, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? ये फुफ्फुस वाल्व होता है। तो ये सारा प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, चित्र बनाने के लिए आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो। देखो, ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये पौधा है, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना रहा है। कार्बोहाइड्रेट से ये ऑक्सीजन निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पर वाटर आ रहा है। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे अपनी भोजन बनाने के लिए सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनाते हैं। वे ऐसा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर करते हैं, इसीलिए यह प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा खनिज लवण जैसे कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, हरे पौधे भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और ये रिएक्शन लिखना है 6CO2 + 12H2O प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी। क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का समीकरण है जो आपके एग्जाम में आया था, आ सकता है और आपको लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है एंजाइम क्या है? एंजाइम का कोई एक कार्य बताइए। तो एंजाइम क्या होता है बच्चों? एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है। एंजाइम भोजन को पचाने में, मांसपेशियों के बनने में, शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ये सिलेबस में है और इसको मैंने 1.5 घंटे की एक वन शॉट वीडियो बनाई है, उसमें इस प्रश्न को भी मैंने करा के रखा है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं करा ही देता हूँ जब यहाँ आ गया है। आप बाकी क्वेश्चन को जाके देख लेना। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक टॉर्च पर 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पीयर अंकित है। यानी कि इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? जो वोल्टेज V दे रखा है वो 5 दे रखा है, 5। ठीक है,
और जो विद्युत धारा मिली एम्पियर है 500 मिली एम्पियर है, तो 500 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना है। ठीक है, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना पड़ेगा। जब तक आप एम्पियर में नहीं बदलोगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसको गुणा करना होता है 10⁻³ से। 10⁻³ का मतलब एक के पीछे 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो कटा, यह जगह 0.5 एम्पियर। हमें पहला चीज़ क्या निकालना है, बल्ब की शक्ति। बल्ब की शक्ति P निकालना है। P बराबर सूत्र होता है V गुणा I। V का मान 5 है, I का मान 0.5 है। 5/25.1 स्थान के बाद। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, तो ये आ जाएगा 2.5 वाट। फिर हमें क्या निकालना है, दूसरे नंबर पर प्रतिरोध निकालना है, R। R बराबर क्या होता है, V/I, ओम के नियम से। V का मान अभी हमारे पास कितना है, 5, और I हमने निकाला 2.5, 2.5 दूनी 5। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, 2 आ गया। एक सेकंड, V हमें दे रखा है 5, I तो जस्ट यहाँ I थोड़ी ना दे रखा है, I ये तो हमारी शक्ति है ना, सॉरी बच्चों, 0.5 है हमारा। 10 हटाएंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा, 5 2.5 पद, ठीक है, 10 आ जाएगा। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। फिर क्या बोला है, 2 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, उपभुक्त ऊर्जा W बराबर क्या होता है, P गुणा T। W बराबर क्या होता है, PT होता है। और P हमने निकाला है 2.5, और T हमारा कितना है, 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे, तो घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले घंटे को मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको आपस में जब गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 36,000। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम में आता है, ये भी मैंने करा रखा है। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैंने करा रखे हैं। क्या बोल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस बोला है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, तो फोकस दूरी हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है, एच हमें दे रखा है 4। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, वस्तु की जो दूरी है वो 30 है, और यू का मान हमेशा माइनस में लिया जाता है। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी V का मान नहीं पता। ठीक है, तो लेंस है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र से। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, लेंस सूत्र से। लेंस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u होता है। ठीक, अब देखिए मान रखेंगे हम, तो हमारे पास f का मान हमारे पास कितना, 1/20 है। v का मान हमें नहीं मालूम, और u का मान है -30। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव जैसे मान रखोगे, और ये प्लस का 30 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, लॉस आ जाएगा 60, 60 का भागा दोनों में चला जाएगा कम से कम। 20 3 3 1 3, 30 दूनी 60, 2 1 2। ठीक, घटा दोगे तो यह आ जाएगा 1/60। v का मान क्या आएगा, v 1 20, 60 1 60, तो v बराबर आ गया 60। प्लस में आया है, प्लस में आने पे पीछे बनता है, माइनस में आने पे सामने बनता है। तो प्रतिबिंब यानी कहोगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, ये आप लिख दोगे। आप बच्चे पता क्या गलती करते हैं, आप उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हो ना, आप लोग गलती करते हो, आप एग्ज़ाम के जस्ट 2-4 दिन पहले आते हो यूट्यूब पे, और हम शुरू से पढ़ाई करते हैं, शुरू से क्लास 9 10 11 12 की पढ़ाई फ्री में करवाते हैं, शुरू से कराते हैं, और आप लोग पढ़ते नहीं हो। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देखोगे ना, आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे कोचिंग छोड़ देते हैं हमारी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि कोचिंग में ऐसी पढ़ाई नहीं होती जैसे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्या निकालना है, अगला निकालना है आवर्धन, और इस टाइप के सारे प्रश्न हमने करा रखे हैं। देखो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, एम बराबर होता है H/H बराबर और प्लस का V/U। H/ हमें निकालना है, H का मान हमें दे रखा है 4, V का मान हमने निकाला है 60, और U का मान है माइनस के कितना 30, U का मान माइनस के 30 था, 30 दूनी 60, H/ कितना आ गया 4 दूनी माइनस के 8। ठीक है, सो देखिए ये माइनस क्या आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा।
देखो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब देखो अब ये 4 था, ये 8 आ रहा है, तो प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक नेगेटिव आया ना तो उल्टा बनेगा, पॉजिटिव आएगा तो सीधा लिखते हैं, उल्टा बनेगा। बस यही लिखना था आपको, इसी प्रश्न में यही पूछा था आपसे, आराम से हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। पारितंत्र क्या होता है, जैसे इकोसिस्टम कहते हैं ना, ये एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, अणुजीव शामिल होते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। पारितंत्र में आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के आश्रय और ऊर्जा प्रवाह को दिखाते हैं, जिसमें वे अपने आवास, भोजन व अन्य जैविक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये दिखा देना है आपको। देखो पारितंत्र में अजैव घटक है, जैविक घटक है। जैविक घटक में क्या आते हैं, उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे जंतु, अपघटक जैसे सूक्ष्म जीव। और अजैविक में भौतिक कारक हैं, अकार्बनिक का पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। भौतिक में तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है। अकार्बनिक में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। तो ये सब हमारा इकोसिस्टम पारितंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखो अगर आपको इसके फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ चाहिए, तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है और मुझे मेरे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है 8265971820। ठीक है, और मैं आपको अपना पीडीएफ आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मैथ्स लेके पढ़ाई करना चाहते हैं तो शुरू से इस चैनल पे पढ़ाई करें फ्री में, अपने माँ बाप के पैसे बचाएं। ठीक है, और अच्छी तैयारी करें फ्री में। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में सीखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आधुनिक आवर्त सारणी वाला। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। उदासीनी अभिकरण क्या होता है। अच्छा यहाँ वाला है ना, ये वाला तो बताया नहीं मैंने। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में क्यों प्रभावित किया जाता है, उपचयन से बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए। ठीक है, अगर तेल और खाद्य युक्त पदार्थों को हम अगर ऑक्सीजन वाली चीज़ों में रख देंगे तो उसका स्वाद और गंध एक ही दिन में खराब हो जाएगा। उपचयन से बचाने के लिए ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस प्रभावित की जाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ये दे देना, जैसे ये अम्ल है और ये क्षार है, क्या बना है, लवण हमारा बना दिया NaCl और ये बना दिया पानी। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए, हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। क्योंकि सोडियम धातु जो होती है वो बहुत क्रियाशील होती है। ठीक है, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आती है आग पकड़ लेती है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं की वह श्रेणी जिनमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, ये लिखना है और ये चार्ट बना देना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु होती है सोना। ठीक है, तो ये घटते हुए क्रम में रखा जाता है। ठीक है, इस पर प्रश्न मेरे एग्जाम में आ जाता है, तो ये भी हो गया। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। कह रहे हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दे, जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में गर्म करेंगे तो क्या होगा। जैसे ये जेड जिंक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH के साथ जब हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा, Na2ZnO2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसे क्या कहा जाता है, सोडियम जिंकेट। अगला बोल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है,
तो ये बनता है Na2CO3 और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है पानी। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या समझते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण दीजिए। देखो मैंने चैप्टर वाइज पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, आपको चैनल पर जाके सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, उदाहरण देने हैं आपको। नेक्स्ट कह रहे हैं मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? देखो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? महिला और पुरुष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, फर्क सिर्फ एक एक जोड़ी गुणसूत्र का होता है। मादा में वो एक्स होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है। जब महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है, ठीक है, तो लड़का होता है, और जब महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलता है तो लड़की होती है। सिंपल। कह रहे हैं डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो डीएनए प्रतिकृति, एक डीएनए अणु से 2 अणु बनते हैं। डीएनए की प्रतिकृति के साथ दूसरी कोशिका रचना का जन्म भी रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृति अलग हो जाती है, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार यह वृद्धि एवं प्रजनन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का जीव की शारीरिक संरचना डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जीवों के विशिष्ट स्थान में रहने के योग्य बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला प्रश्न है वैद्युत प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हो? ये जो क्वेश्चन है इसको भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, सिखा रखा है। ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल है ये सब मैंने पढ़ा रखा है, करा रखा है। वो जो 1.5 घंटे की वीडियो में बोल रहा हूँ ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है अलग से, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? डायोप्टर। P बराबर क्या होता है? 100/f अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो, अगर 1/f लिखते हैं अगर फोकस दूरी मीटर में हो तो। खतरे का संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये चैप्टर नंबर 9 पुरानी एनसीईआरटी में 10 था, इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, ये आपको बना के दिखाना है। बड़े बांध बनाने के क्या लाभ है? बांध बनाने से पानी इकट्ठा करते हैं, पानी से हम बिजली बना सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, ठीक है, पर्यटन उद्योग में सहायता कर सकते हैं, उस इकट्ठा किए गए पानी को सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये सारे लाभ हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए आर का नाम लिखना है, आर इसका क्या होता है? रीयूज, रिवर्सिबल, ठीक है, ये इसका मान होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है? रीयूज, रीपर्पस, रिड्यूस और रिसाइकिल, मतलब पुनः उपयोग करें, पुनः प्रयोजन में लाएं, कम उपयोग करें और फिर से उसका उपयोग करें। तो ये मैंने डिटेल में लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं, और ये तो बहुत ही आसान है ना, आराम से हो जाएगा। कहने हमें अपने संसाधनों को सावधानीपूर्वक उपयोग क्यों आवश्यकता है? संसाधन जो भी है वो सीमित मात्रा में, ज़्यादा उपयोग करेंगे नुकसान तो होगा ही होगा, और आगे तक फटाफट ख़त्म भी हो जाएगा। गंगा सफाई योजना क्या है? यह किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो देखो गंगा सफाई योजना जो आरंभ हुई थी 1985 में हुई थी। गंगा सफाई योजना, गंगा में जो कूड़ा कचरा है, ठीक है, जो प्रदूषण हो रहा है, गंगा का जो पानी है वो पहले कितना साफ हुआ करता था, और अब जाके देखोगे कितना मैला कुचला हो गया। तो इसलिए उसकी सफाई के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसे हम गंगा सफाई योजना कहते हैं, और ये 1985 में शुरू हुई थी। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। न्यूमेरिकल की जो 1 शॉट वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और मैथ्स वगैरह भी मैंने पूरी बढ़ा दी है, आप चैनल पर जाके देखेंगे ना। और एक रिक्वेस्ट ये है, जो यूपी बोर्ड्स के लिए मैंने बनाया है ना बच्चों, वो सारा आपके यूके बोर्ड्स के लिए भी है, क्योंकि सारा सिलेबस सेम है, बुक सेम है, सिलेबस सेम है, और क्वेश्चन भी सेम ही आते हैं। आपको विश्वास नहीं होता है, आप एक वीडियो खोल के देखिए और आपके टीचर को दिखा दिए, किसी भी टीचर को, तो वैसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो प्लीज़ जो कंटेंट यूपी लिखा हुआ ना वो यूके के लिए भी है और बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए भी है।